नमस्कार व्यूअर्स। आधुनिक भारतीय इतिहास में स्वतंत्र राज्यों का किस प्रकार से उदय हुआ, इसको लेकर के लगातार हम लोग की क्लासेस चल रही हैं। पिछली क्लासों में हमने देखा बंगाल प्रांत का उदय कैसे हुआ, किस प्रकार से। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अवध प्रांत पे, किस प्रकार से अवध प्रांत स्वतंत्र राज्य के रूप में, स्वतंत्र प्रांत के रूप में उभरा और कैसे इसको अंग्रेजों ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं अनुराग तिवारी पूरा प्रयास करूंगा कि प्रतियोगी प्रश्न में यहां से आने वाला कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो बात करते हैं अवध का जो क्षेत्र है, निश्चित तौर पे जो लखनऊ के आसपास का जो क्षेत्र है उस समय वो था आपका अवध का क्षेत्र, लखनऊ के आसपास का क्षेत्र। बात अगर करें इसके विस्तार की तो पश्चिम में कन्नौज, मैं लिख रहा हूं कन्नौज, और अगर पूर्व में बात करें, पश्चिम में कन्नौज और पूर्व में अगर बात करें तो इसका विस्तार फैजाबाद में भी जो नदी है ना, जो उस समय का नाम है उसका सरयू नदी का क्या है, कर्मनाशा नदी। तो ये कहीं ना कहीं जो विस्तार था अवध का पूर्व पश्चिम में, वो यहां तक था। यहां पे एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि इस सीमा रेखा के एक ओर का जो क्षेत्र था वो मराठों का वर्चस्व था वहां पे, और दूसरी ओर जो था वो अंग्रेजों का वर्चस्व था। और शायद यही कारण है कि अवध प्रांत को, अवध राज्य को बफर स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैं लिख रहा हूं यहां पे बफर स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन सीधे पूछेगा, 4 आपको विकल्प देगा, 4 स्वतंत्र राज्यों के विकल्प दिया होगा, हैदराबाद दिया होगा, कर्नाटक दिया होगा यानी कि मैसूर, बंगाल दिया होगा, अवध दिया होगा, और आपसे सीधा सा प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से किसे बफर स्टेट कहा जाता है या बफर राज्य कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा अवध, क्योंकि इसकी एक ओर अंग्रेजों की सीमा थी, वर्चस्व था, और दूसरी ओर मराठों का वर्चस्व था। तो अगर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, स्वतंत्र प्रांत के रूप में देखें तो जो सआदत खां थे ये स्वतंत्र अवध प्रांत के पहले नवाब थे। इनका जो कार्यकाल था 1722 से लेकर के 1739 तक, ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने, जो मुगल बादशाह उस समय के थे मोहम्मद शाह, बिल्कुल रंगीला, तो मोहम्मद शाह रंगीला का इन्होंने सपोर्ट किया था, साथ दिया था, किसके विरुद्ध में, सैयद बंधुओं के विरुद्ध में, है ना। जब हम लोग मुगल काल की क्लास करेंगे तो वहां पे डिटेल में देखेंगे। सैयद बंधु इतिहास में नृप निर्माता या किंग मेकर के नाम से फेमस है, यानी कि जिसे ये चाहते थे उसे शासक बनाते थे, बादशाह बनाते थे, बिना इनके रहमो करम से, बिना इनके सपोर्ट से नहीं बन पाते थे। तो इसीलिए इन्हें इतिहास में, खासकर मुगल काल में, नृप निर्माता या किंग मेकर कहा गया है। तो इन सैयद बंधुओं की जो हत्या है वो मोहम्मद शाह रंगीला ने करवाई, जो कि मुगल बादशाह थे, और उनके इस काम में ये व्यक्ति जो है सआदत खां, इसने उनका सहयोग किया था। तो ये एक प्रश्न यहां से बनता है। एक चीज और बनती है कि इसने एक उपाधि धारण की थी, और उस उपाधि का नाम क्या था, तो बुरहान उल मुल्क। ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि 1739 में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था उस समय अवध का नवाब कौन था। और दुर्भाग्य से उस विकल्प में, जो प्रश्न के विकल्प थे, उसमें सआदत खां नहीं था, उसमें बुरहान उल मुल्क था, ठीक है। तो आपको यही टिक करना था, क्योंकि ये इसकी उपाधि है, ये इसका एक प्रकार से दूसरा नाम है, बुरहान उल मुल्क। क्लियर। तो जैसा कि हम लोग चर्चा किया, इसके समय में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है, किसका, नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह
का आक्रमण कब होता है? 1739। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं, ठीक ना। तो 1739 में जब नादिर शाह आक्रमण करता है, उस समय अवध का नवाब कौन? आपका आंसर होगा सआदत खां। यहां पे एक चीज समझ लेना बहुत जरूरी है कि अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद में सर्च बॉक्स में पाथ प्रिज्म टाइप करना है, देन सर्च करना है। तो आपको सबसे पहले पाथ प्रिज्म टेस्ट सीरीज सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको अनइंस्टॉल और ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा। देन इसको एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करते हुए आपसे लैंग्वेज के 4 लैंग्वेज के ऑप्शन होंगे, हिंदी, इंग्लिश, और इन 4 लैंग्वेज में से आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज का बन जाते हैं। यहाँ पर आपको लोगो दिखाई देगा पाथ प्रिज्म का और बोला है स्वाइप टू बिगिन। इसको आप स्वाइप करेंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ये कुछ आपको फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। देन यहाँ पर लिखा है टेक मी टू दी टेस्ट। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे टेक मी टू दी टेस्ट में, और यहाँ पर वेलकम बैक लिख के आ रहा है और प्लीज़ लॉग इन टू योर अकाउंट लिख के आ रहा है। अगर आपने पहले से पाथ प्रिज्म के पोर्टल पे लॉगिन किया हुआ है तो आपको सिर्फ यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है। अगर आप नए हैं एप्लीकेशन में तो आपको साइनअप के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है साइनअप पे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते सक्सेसफुल हो गया, यहाँ लिखा है वेलकम, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? जो पॉपुलर एग्जाम्स हैं वो सबसे पहले आप शो कर पा रहे हैं। यहाँ पर ऑल कैटेगरी ऑफ एग्जाम्स, तो यहाँ ऑल कैटेगरी ऑफ एग्जाम्स में जाएंगे तो यहाँ रेलवे, एसएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स, यहाँ पर आपको मल्टीपल फीचर्स मिलेंगे। जैसे सबसे पहला फीचर्स की बात कर लेते हैं हम, डेली न्यूज़। आप यहाँ से ई न्यूज़पेपर ब्राउज़ कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। देन सेकंड ऑप्शन आपको आता है, मिलता है करंट अफेयर्स का। तो यहाँ से आप करंट अफेयर्स के सारे फीचर्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ डेली करंट अफेयर्स को अपडेट होती है, उसको आप डेली अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। वो आपको यहाँ पर सारे देखने को मिल जाएंगे। तो हम माई टेस्ट में जाते हैं। टेस्ट सेशन का है। टेस्ट सेशन में आप जाने के बाद में यहाँ देखेंगे डिफरेंट टाइप के मॉक टेस्ट दिए गए हैं। तो जैसे मॉक टेस्ट आपको रोल करने हैं, यहाँ से फ्री टेस्ट दिया गया है, इस फ्री टेस्ट में जाकर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, हिंदी और इंग्लिश डुअल लैंग्वेज में दिया गया है। तो आप इंग्लिश चूज़ करना चाहिए, इंग्लिश चूज़ कर लीजिए या हिंदी। तो यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको पढ़ने के बाद में स्टार्ट नाउ में करेंगे। स्टार्ट टेस्ट में करेंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में है, यहाँ पर भी आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश का ऑप्शन दे रहा है। तो इस टाइप से यहाँ से एग्जाम पॉज करके या यहाँ से रिज्यूम कर सकते हैं, यहाँ से एग्जिस्ट कर लेते हैं टेस्ट। नादिर शाह को दिल्ली में या भारत में कहें आक्रमण करने के लिए जिस व्यक्ति ने बुलाया था वो कोई और नहीं था, सआदत खां ही थे। और इन्होंने नादिर शाह से कहा था कि आप आओ, लूटपाट करो, है ना, और बदले में हम आपको 20 करोड़ रुपए उपहार नजराने के रूप में देंगे। ये तो लुटेरा था ही, आया, पूरे दिल्ली में कत्लेआम किया। उस समय मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, और दिल्ली में उसने कत्लेआम करने के पश्चात जो मयूर सिंहासन और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था, क्योंकि जो मयूर सिंहासन आपका था उसी में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, उस कोहिनूर हीरे और मयूर सिंहासन को ये लुटेरा अपने साथ ले गया। ये सब कब हुआ था? ये सब आपका 1739 में हुआ था, इसी आक्रमण के दौरान। यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है कि कोहिनूर हीरा यानी कि जो मयूर सिंहासन था, जिसे तख्त ए ताऊस भी कहा जाता था, इसका निर्माण किसने कराया? क्योंकि सीधे प्रश्न बनता है, सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो निश्चित तौर पे जिसने उसका निर्माण कराया होगा, जिसने बनाया होगा, वही बैठा होगा। तो पहला व्यक्ति था शाहजहां। शाहजहां ने इसको बनवाया था और वही पहला बादशाह था जो इस पे सुशोभित हुआ। और अंतिम बादशाह जो इसमें बैठा वो था आपका मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद में 1739 में ये लुटेरा अपने साथ तख्त ताऊस और उसमें लगे कोहिनूर हीरे को अपने साथ ले जाता है, ठीक है। और वापसी में जब वापस जा रहा होता है तो इन्होंने प्रॉमिस किया था सआदत खान ने कि मैं आपको 20 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन इनके पास इतनी धनराशि थी नहीं। क्यों? इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा?
जल्दी समझ लेते हैं। निश्चित तौर पे मुगल बादशाह, मुगल शक्ति बहुत ही कमजोर थी और हर जो नवाब था, हर जो महत्वाकांक्षी उस समय का व्यक्ति था, उसकी जो नजरें थी, उसकी जो निगाहें थी, निश्चित तौर पे दिल्ली के सिंहासन पर थी। इनका मानना रहा होगा कि नादिर शाह एक बाहरी आक्रमणकारी है, आएगा, आक्रमण करेगा, है ना, हो सकता है मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह उसको हरा दे, ये कमजोर हो जाएगा, इसके बाद हम दिल्ली पर आक्रमण करेंगे और मुगल बादशाह को तख्त सिंहासन से हटा करके स्वयं क्या करेंगे, दिल्ली के सिंहासन में बैठ जाएंगे। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं और नतीजा ये हुआ कि डर के मारे जब नादिर शाह वापस जा रहा था, इनसे जो नजराना था 20 करोड़ का लेना था, जब वो इनके वापस जा रहा था तो इनके पास पैसा नहीं था, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो धनराशि न चुका पाने के कारण, 20 करोड़ रुपए न दे पाने के कारण इन्होंने आत्महत्या कर ली, यानी कि स्वयं को खत्म कर लिया, आत्महत्या। इतिहास ऐसे विवरणों से, ऐसी चीजों से भरा पड़ा हुआ है जहां हम लोग देखते हैं कि अपने ही लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। और चलिए छोड़िए, उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। तो ये था सआदत खां। 3 चीजें इंपॉर्टेंट यहां पे आपको मिली। पहला इनकी उपाधि, दूसरा नादिर शाह का प्रसिद्ध आक्रमण, मयूर सिंहासन, तख्त ताउस, ठीक है, और जो 20 करोड़ रुपए इनको देना था वो नहीं दे पाए, जिसकी वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, अवध का वो कौन सा नवाब था जिसने आत्महत्या कर ली? ठीक, आंसर आपके सामने है। अगले हैं हमारे सफदरजंग। ये 1739 में बने और 54 तक रहे। निश्चित तौर पे ये सआदत खां के दामाद भी थे, भतीजे भी थे, ठीक ना, जो आपको समझना समझिए। इनके समय में कुछ खास नहीं हुआ। हाँ, एक चीज जरूर हुई थी कि जो आपके अहमद शाह थे, मुगल बादशाह अहमद शाह, इन्होंने सफदरजंग को इलाहाबाद, ठीक है, इन्होंने इलाहाबाद जो है वो अवध के प्रांत में जोड़ दिया, अवध इनको दे दिया और अब जो अवध की जो सीमाएं थी वो बढ़ करके इलाहाबाद तक हो गई थी, ठीक है। तो इलाहाबाद को अवध में मिलाया या प्राप्त किया, कुछ भी कह सकते हैं, आपके ऊपर, ठीक है। अगले हमारे शासक आते हैं शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला 1754 से लेकर के 1775 तक, बहुत ही महत्वपूर्ण। पिछले क्लास में जब हम बंगाल प्रांत को पढ़ रहे थे तो वहां पे भी इनका जिक्र आया था, क्योंकि बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और वहां पे जो संयुक्त सेना थी उनमें से एक सेना थी आपकी शुजाउद्दौला की। इनके समय में, शुजाउद्दौला के समय में 2 प्रमुख घटनाएं घटी, 2 प्रमुख युद्ध हुए। पहला, आप अगर इनका कार्यकाल गौर से देखेंगे तो इन्हीं के समय हुआ था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। यह अब कब हुआ? 1761 में। मैं आगे बताऊंगा डिटेल में। दूसरा इनके समय हुआ जिसकी हम लोग चर्चा की, बक्सर का युद्ध 1764, ठीक है। तो ये 2 बहुत ही इतिहास के प्रसिद्ध युद्ध, बहुत ही फेमस जो युद्ध थे, वो दोनों शुजाउद्दौला के समय हुआ। उस समय अवध का जो नवाब था वो शुजाउद्दौला था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो 1761 का पानीपत का, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे पहला नहीं है, तीसरा है, ठीक है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जब हुआ तो ये हुआ था आपका मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। और इस युद्ध में ध्यान रखिएगा, इस युद्ध में जो शुजाउद्दौला थे वो अहमद शाह अब्दाली का साथ देते हैं। ये भी बाहरी है, बाहरी लुटेरा है, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये उस व्यक्ति का साथ दे रहे हैं। किसका दे रहे हैं? अहमद शाह अब्दाली का। नतीजा क्या होता है, इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठों की हार होती है। और यही वो युद्ध था जिस युद्ध के बाद में मराठा शक्ति कमजोर होने लगी और कहीं ना कहीं अंग्रेजों का रास्ता साफ होने लगा, ठीक है। ये बात इनको, शुजाउद्दौला को तब समझ में आती है जब बंगाल का नवाब भाग करके इनके पास जाता है। कौन? मीर कासिम। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है, क्लिक करिए, पिछली क्लास में देखिए, ठीक
ठीक है ना। तब इनको समझ में आती है बक्सर के युद्ध में, यानी कि 1764-61 में इन्होंने ये कारनामा किया और 3 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये क्या करते हैं, ये अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हैं, क्योंकि अब इनको पता चल गया था कि बाहरी जो लोग हैं वो हमारे पर अत्याचार करेंगे, हमें सबको खत्म कर देंगे, चाहे वो मुगल शक्ति हो, चाहे वो मराठा शक्ति हो, चाहे वो अवध का नवाब हो, चाहे वो बंगाल का नवाब हो या किसी अन्य प्रांत का नवाब हो। नतीजा क्या होता है कि बक्सर के युद्ध में 1764 में ये संयुक्त रूप से लड़ाई करते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, लेकिन इसका कोई खास परिणाम होता नहीं। हाँ, इसके बाद में 1765 में संधि होती है जिसे हम लोग बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। 1765 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो निश्चित तौर पे बक्सर के युद्ध के ठीक अगले साल 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, क्योंकि इलाहाबाद जो है वो क्या अवध में ही आ रहा है, अवध प्रांत में ही आ रहा है। तो इस संधि के तहत अंग्रेजों ने क्या किया कि जो मुगल बादशाह थे उनको पेंशन भोगी बना दिया गया और इसी इलाहाबाद में उनको नजरबंद कर दिया। इलाहाबाद में ही उनको नजरबंद कर दिया, बोले आप यहीं पे रहो, दिल्ली में रहोगे तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग खुराफात आएगी, इसलिए आप क्या करो, आप इलाहाबाद में रहो, और इनको पेंशन भोगी बना दिया गया। दूसरा काम क्या हुआ इस संधि के तहत, दूसरा काम जो अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे, इनसे जो कड़ा का क्षेत्र था, इलाहाबाद के पास का एरिया जो है कड़ा, ठीक है, कड़ा का क्षेत्र जो है इनसे वापस ले लिया गया एक सजा के तौर पे। क्यों, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में अपनी संयुक्त सेना में साथ दिया था, इसलिए इनको सजा के तौर पे कड़ा का जो क्षेत्र था वो इनसे छीन लिया गया, इलाहाबाद का जो क्षेत्र था वो इनसे छीन लिया गया और इलाहाबाद में मुगल बादशाह को क्या कर दिया गया। कौन थे उस समय, पिछली क्लास में मैंने बताया था, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए आज, ठीक है, बिल्कुल शाह आलम द्वितीय, है ना। तो उनको नजरबंद कर दिया गया, पेंशन भोगी बना दिया गया। क्लियर, तो ये दो बहुत ही प्रमुख घटनाएं जो हैं इनके समय हुई। इसके बाद में बात करते हैं अगले अवध के नवाब वाजिद अली शाह। इनके कहने क्या है ना, इनके चर्चे तो सबने सुने होंगे कि जब इनके ऊपर आक्रमण अंग्रेज कर रहे थे, ठीक है, तब ये भागे नहीं वहां से, केवल इसलिए नहीं भागे क्योंकि जो इनकी नागरे थी, जिनको हम लोग शूज कह सकते हैं आज की भाषा में, है ना, वो पहनाने वाला जो व्यक्ति था जो इनका, वो मौके पे नहीं पहुंचा, समय पे नहीं पहुंचा और ये भागे ही नहीं। खैर, नवाब ठहरे भाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। लास्ट आपका सीधे आंसर होगा वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब। इनका कार्यकाल कब तक रहा, इनका रहा 1856 तक, ठीक है। अब क्या हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1856 में क्या किया, अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगा करके, अंग्रेजों ने इनके ऊपर कुशासन का आरोप लगा करके इसे क्या किया, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया 1856 में। किसके तहत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हड़प नीति, हड़प नीति। और ये नीति किसकी थी, डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जो उस समय था, जो कि हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है ना, उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर कुशासन का आरोप लगाया, बोला आप ठीक ढंग से शासन प्रशासन नहीं चला पा रहे हो, इसलिए आपका जो साम्राज्य है अब उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, अंग्रेज उसको रेगुलेट करेंगे। और अवध को 1856 में कुशासन के आधार पर या यूं कहें हड़प नीति के तहत अंग्रेजों द्वारा अपना लिया गया। इसके बाद में इनको गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया, वाजिद अली शाह को कलकत्ता में, जहां इन्हें नजरबंद कर दिया गया और अंतिम समय तक ये वहीं रहे, वहीं इनकी मृत्यु हुई। क्लियर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है वाजिद अली शाह, अंतिम नवाब, अवध के हड़प नीति के तहत मिलाया गया। और इसके ठीक बाद में थोड़ा दिमाग को जोर डालते रहिए, ये मैं बात करूंगा 1856 की, तो इसके जस्ट बाद में आएगा कि 1857। बताने की आवश्यकता नहीं है, एक बहुत बड़ी क्रांति गदर हुई थी 1857 की क्रांति। निश्चित तौर पे इस प्रकार की जो हड़प नीति रही, उस समय का जो राजनीतिक स्थितियां थी, वो भी 1857 क्रांति के लिए जिम्मेदार थी। कैसे थी, किस तरीके से थी, ये सब हम लोग अपनी आगे क्लासों में करेंगे, जब हम लोग वहां पर पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।